बड़े सोम को व्यापार में अच्छी कमाई होने से वह अमीर बन गया और छोटा राम तो बिना बारिश से फसल नष्ट होने के कारण गरीब ही रह गया। सोम इतना कमाने पर भी राम के किसी भी मुश्किल में सहारा नहीं दिया। एक दिन राम काम ढूंढने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया और रास्ते में खाने के लिए कुछ बना कर देने को अपनी पत्नी से कहा। तब उसकी पत्नी ने घी से बनाई हुई लड्डुओं को एक पोटली में बांधकर राम को दिया। वह लेकर चलता हुआ राम जंगल के रास्ते चल पड़ा। शहर में शाम तक घूमा, पर कहीं काम न मिलने पर निराश होकर पीछे मुड़ गया। घूम घूम के सफर करने पर वह बहुत ही थक गया और विश्राम करने के लिए जगह ढूंढने पर उसे नदी के पास एक पेड़ दिखा। उधर जाकर उस पेड़ पे अपनी लड्डुओं की पोटली लटकाकर पूरी रात उधर ही सो गया। सुबह उठने तक पूरा पेट भरा हुआ और बड़ा सा बन गया था। उसकी लड्डुओं की पोटली भी बहुत ऊंचाई पे दिखी। राम चौंक गया और उधर से गुजरने वाले एक स्वामी जी को पूछने पर कहा, यह एक अजीब सा जादुई पेड़ है। यह पेड़ पूरा दिन बड़ा रहता है और शाम को झुककर छोटा बन जाता है। वह सुनते ही राम ने शाम तक फिर से वही रहने का निर्णय लिया और नदी में थोड़ा पानी पीकर फिर से सो गया। उसी समय में जंगल में घूम रहे अच्छे वाले भूत को लड्डुओं की खुशबू आई। वह पोटली खोलकर उन लड्डुओं को खुशी से खा गया और उधर ही सोया हुआ राम के गरीब स्थिति को देख पोटली में एक डब्बा रखकर चला गया। राम के उठने तक शाम हो गई। फिर से पेट झुककर छोटा बन गया। लड्डू खाने अपनी पोटली को लिया और खोला तो पोटली में एक छोटा सा डब्बा दिखा और उसमें सोने के सिक्के मिले। आहा, इतने सोने के सिक्के, अब मेरी सारी मुश्किल हल हो जाएंगे। ये सब उस जादुई पेड़ की महिमा है। सोचकर बहुत ही खुशी में घर आया और अपनी पत्नी को सोने के सिक्कों की डिब्बा देकर पूरी बात बताया। छोटे भाई के भाग्य जानकर बड़ा भाई को जलन हुई। उसे पूछकर पूरी बात जान गया और अपनी पत्नी को लड्डुओं की पोटली बांधने को कहा। वह उससे भी ज्यादा सोना आना चाहिए करके उसने दुगनी लड्डुओं की पोटली बांधकर पति को दी। वह लेकर सोम छोटे की कही हुई नदी पर पहुंच गया। वह उस अजीब सी जादुई वाली पेड़ को पोटली लटकाकर सो गया। फिर से अच्छा भूत उधर आया। फिर उसे लड्डुओं की खुशबू आई। उधर आकर देखा और कहा, इसे गरीब स्थिति में देख भाग्य का डब्बा दिया तो वही काफी समझने के बजाय लालच में फिर से आया। सोचकर लड्डू खाया और फिर से उस पोटली में डिब्बा रखकर चला गया। वह शाम को उठ के देखने तक पोटली में एक डब्बा था। इस डिब्बे को अभी नहीं खोलूंगा, घर जाकर मेरी पत्नी के सामने खोलूंगा। इसमें सोने को देख उछल पड़ेगी। सोचकर जल्दी घर जाकर पत्नी को डब्बा दिखाया और उसके सामने ही डिब्बा खोला। और क्या था, उसमें से दो भूत रस्सी पकड़ के आकर दोनों पति पत्नियों को 20-20 लगाकर पटक पटक के मारकर फिर से डिब्बे में चले गए। उस डिब्बे को ले जाकर नदी में फेंक दिया। इससे उस गांव में सोम की थोड़ी सी बची हुई इज्जत भी चली गई। इस कहानी की शिक्षा है कि इंसान को आस होना गलत नहीं, पर लालच नहीं होना चाहिए। छोटे की होशियारी। भीमपुर नामक गांव में चंदू नाम का लड़का रहता था। वह उम्र में छोटे होने के बावजूद पढ़ाई, खेल कूद सब में पहले रहता था। किसी भी काम को आसानी से कर लेता था, फिर भी अपने आप की बड़ाई कभी नहीं करता था। उसी गांव में बलिरा बंडा रेड्डी नामक दूसरा युवक भी रहता था। वह अपने बहुत ही भारी और बड़ी आकार के शरीर से गांव के लोगों को डराता था। ओए, इस भीमपुर में मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला और बलवान कोई नहीं। मेरे मुकाबले में कोई नहीं। आया भी तो समझो गया। बोलते हुए चट्टान के पास बैठ
अपने आप की हमेशा बड़ाई करता था। भंडा रेड्डी के हट्टे कट्टे शरीर को देख सब उसके बातों को सच मान लेते थे, लेकिन सच में तो वह बहुत ही डरपोक था। ऊपर तो ऐसे हिम्मत वाले और भलवानों की तरह बोलते हुए नाटक करता। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक त्योहार के दिन उस गांव के सारे बड़ों ने अपने गांव में बहुत ही हिम्मत वाला और होशियार कौन है जानने की इच्छा से मुकाबला करने का निर्णय किया। तब गांव में सबसे बड़े आदमी ने कहा, मुकाबले के अनुसार उस गांव को छूते हुए एक घने जंगल से आधी रात को चलना शुरू करना है और सुबह तक जंगल के उस पार के गांव में पहुंचना है। प्राणों को बचाकर बाहर निकलने वालों को मुकाबला जीतने पर 1 लाख का इनाम है। मुकाबले के नियमों के अनुसार इस जंगल में भाग लेने वालों को सिर्फ जंगल से ही जाना होगा। उनकी रक्षा में एक तलवार और एक भाला देके भेजेंगे। भाग लेने वालों को किसी भी प्रकार की जंगली जानवर या जहरीली जानवरों के मारने पर गांव के बड़ों या लोगों का इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं होंगे। इस मुकाबले में भाग लेने वाले कोई भी तैयार है क्या? करके गांव के बड़े के पूछने पर प्राण खोने के डर से कोई आगे नहीं आया। इतने में बंडा रेड्डी के अकेले ही आगे आने पर सब साइलेंट हो गए। मुकाबले के लिए और कोई तैयार है क्या? करके फिर से बड़ों के पूछने पर छोटू चंदू भी भाग लेने के लिए आगे आने पर सब चौंक गए। ये काम उतना आसान नहीं। करके बड़ों के समझाने पर भी मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ बोलकर चंदू आत्मविश्वास के साथ बोलने पर सब मान गए। आधी रात को 12 बजे को मुकाबला शुरू हुआ। बंडा रेड्डी और चंदू को जंगल में एक दूसरे से दूर अलग अलग प्रांतों से मुकाबले के लिए तैयार किया। दोनों ने एक ही समय में चलना प्रारंभ किया। भंडा रेड्डी ने कुछ दूर तक तड़पते हुए डर डर के कदम में कदम रखते हुए चलना शुरू किया और चंदू हिम्मत से बिना डरे डट के कदम से कदम मिलाकर तेजी से चलता गया। दोनों जंगल में कुछ दूर चलते ही इतने में भाग की आवाज, शेर की गरज सुनने पर भंडा रेड्डी डर के कांपने लगा। पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। चंदू भी पहले थोड़ा डर गया, फिर भी हिम्मत जुटाकर अपने पास की तलवार से भाले पर जोर जोर से आवाज करके मारता हुआ होशियारी से आगे बढ़ने लगा। वह आवाज सुनकर जंगली जानवर, जहरीले जानवर सारे उनसे बड़ी कोई जानवर उधर आ रही है सोचकर उधर से दूर भाग गए। आखिर में चंदू सुबह होने से पहले ही जंगल के उस पार के गांव में पहुंच गया। मुकाबले के साथ साथ 1 लाख का इनाम भी जीत गया। फिर बंडा रेड्डी का पता नहीं क्या हुआ होगा करके गांव वाले सारे जंगल में जाकर ढूंढने पर एक पेड़ पर बैठ के कांपता हुआ चिल्लाता हुआ दिखा। उसे देख सारे गांव वाले हंसने लगे। इस कहानी की सीख है कि बल से ज्यादा हिम्मत और होशियारी से कुछ भी जीत सकते हैं। सोने की कबूतर की कहानी। एक गांव में रंगा और कांतम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही चलाने वाला था, पर कांतम्मा ऐसी नहीं थी, लालची थी। ऊपर से पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। पूरे दिन मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को सारे बांधकर घर ले आता और कांतम्मा उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे कमाई हुए पैसों से ही परिवार चलता था। एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। उसे उधर एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई और उससे जाल से छुड़ा दिया। तब वो कबूतर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हारे किसी भी इच्छे को पूरी करूंगी। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी से पूछकर मांगूंगा। कबूतर से बोलकर तेजी से घर आया। अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक पूरी बात बताई।
हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए। तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा जाकर अच्छा भोजन चाहिए करके मांगा। उसकी इच्छा के अनुसार बहुत सारे तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छे से खाए। वह सोने की कबूतर कभी भी कुछ भी आकर मांग लो करके बोलने पर पत्नी के कहने पर रंगा एक बार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगा और फिर दूसरी बार जाकर एक बड़ी सी बंगला भी मांगा। इससे समय बीत गया। बंगले में रहने वाली कांतम्मा को पूरे घर को सोने और पैसों से भरने की इच्छा जागी। रंगा के पूछने पर सोना पैसे भी देखकर वह इच्छा भी पूर्ण किया। और थोड़े दिन बाद कांतम्मा को विचित्र इच्छा जागी। रंगा बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ आकर कहा, मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को हमारे घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। तब तक वह आशा से लालच में बदलने पर भी सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस सोने के कबूतर को यह इच्छा सुनते ही बहुत गुस्सा आया। चांद सूरज को अपने घर में रखने की कितनी मूर्ख इच्छा है सोचकर, ठीक है तुम्हारी पत्नी की इच्छा जल्द पूर्ण होगी, जाकर देख लो, बोलकर कबूतर गायब हो गई। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीजें भी गायब हो गए और कांतम्मा पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है।